Next question is 1 liter of a buffer solution contains 0.1 mole each of ammonia and ammonium chloride. Find the pH when 0.02 mole HCl is added. Now अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड का कॉम्बिनेशन हम जानते हैं बफर होता है, और इस बफर में आप HCl का एक सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो, और इस HCl के सॉल्यूशन को ऐड करने पर बफर के पीएच पर क्या फर्क पड़ता है. दिस इज द मेन क्वेश्चन. नाउ HCl ऐड करने से और कम अमाउंट में HCl ऐड करने से बहुत ज्यादा फर्क बफर पे नहीं पड़ना चाहिए. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बफर कि वो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है. क्या फर्क पड़ेगा, लेट अस सी. और कैसे पड़ेगा, देखो एक सिंपल सी चीज है, एक सिंपल लॉजिक ध्यान रखो. अगर आप बफर सॉल्यूशन में एसिड डालोगे तो इन दोनों में से जो बेस होगा, अब वर्किंग आयंस की बात करें तो यहां पर अमोनिया और अमोनियम आयन है. अमोनिया इज अ बेस एंड अमोनियम आयन इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड. ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए बेस हो गया और ये हमारा एसिड हो गया. ये क्या है, ये हमारा एसिड है. अब रूल ये है कि जब आप इस सॉल्यूशन में एसिड डालोगे तो एसिड एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो आपको इक्वेशन कैसे लिखनी है, अमोनिया और HCl के रिएक्शन लिखनी है. अमोनिया प्लस HCl गिव्स यू अमोनियम क्लोराइड. ये आपका कंसेप्ट हो गया. ठीक है, अमोनिया ऑलरेडी कितना है, 0.1 मोल है. ठीक है, HCl आपने कितना डाला है, 0.02 मोल डाला है. अमोनियम क्लोराइड भी आपके पास में 0.1 मोल ही है. अब जब रिएक्शन होगी तो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट ये है, ये हो जाएगा खत्म. ये 0.1 में से 0.02 जाएगा, और जब ये भी 0.02 और ये भी 0.02 जाएंगे तो ये 0.02 एक्स्ट्रा बन जाएगा. तो 0.1 प्लस 0.02 अमोनियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी. नाउ दिस इज अ बेसिक बफर. POH आपको निकालना है इज इक्वल टू PKB की वैल्यू है 5 प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मतलब अमोनियम क्लोराइड ये है 0.12 डिवाइडेड बाय दिस इज 0.08. दिस इज 12/8 और 4/3 सॉरी 3/2. ठीक है ना, तो हो जाएगा 5 प्लस log 3 माइनस log 2. log 3 0.48 होता है और log 2 होता है 0.3, तो ये हो गया 0.18. तो पहले का आंसर जो आपका आएगा वो है 5.18. ये POH है, लेकिन आपको पूछा है pH बताइए, तो 14 माइनस 5.18 करेंगे तो ये आएगा 8.8. ठीक है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन NaOH के साथ है. अब आपको आइडेंटिफाई करना है NaOH क्या है, बेस, और बफर में एसिड के साथ रिएक्ट करेगा. तो देखिए क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड आपका एसिडिक कंपोनेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है बफर के लिए, और ये रिएक्ट कर जाएगा NaOH के साथ. तो ये होगा NH4OH प्लस NaCl. NH4Cl का मोल आपके पास में 0.1 ऑलरेडी है, ये 0.02 है, ये भी 0.1 है. NaCl से कोई फर्क पड़ता नहीं है बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, pH 7, इट इज एज गुड एज वाटर. चलिए, अब ये रह जाएगा 0.08 और ये बन जाएगा 0.12. डायरेक्ट कर दिया आपकी बात. बिल्कुल इसी तरह से ये 0.02 जाएगा और ये 0.02 बनेगा, तो 0.1 और 0.02 मिलके 0.12 हो जाएगा. अब ये क्योंकि बेसिक बफर है तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग, इस बार उल्टा होगा 0.08 डिवाइडेड बाय 0.12, तो ये log 2 माइनस log 3 होगा, दैट इज माइनस 0.18. तो pH 5 माइनस 0.18 जो है होगा 4.82. तो POH की वैल्यू अगर 4.82 है तो pH की वैल्यू हो जाएगी 9.18. इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे. अब 9th क्वेश्चन का जो पैटर्न है एग्जैक्टली वही पैटर्न का क्वेश्चन 10 है. 10th क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ एसिटिक, जैसे यहाँ 0.1 दे रखे हैं दोनों, यहाँ पर 1 मोल दे रखे हैं, उसमें आपने 0.2 मोल HCl डाला. जैसे यहाँ पर हमने 0.02 डाला है 0.1 में, वैसे यहाँ पर हमने 1 मोल में 0.2 डाला है. ठीक है, और सेकंड में लेकिन ये कम है, तो ये आपको सोचना है कि इसको कैसे करना है. जब ये बफर कम हो और स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा हो तो एसिड विल डिसाइड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन.
ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए हैं, 10th का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इसको ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन भी एक नया पैटर्न है क्वेश्चन का। 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.05 मोलर NaOH, फाइंड द पीएच। देखो एसिटिक एसिड को हम टाइट्रेट कर रहे हैं, एसिटिक एसिड को हम टाइट्रेट कर रहे हैं NaOH के अगेंस्ट, तो ये ऑब्वियसली हमको देगा CH3COONA एंड वाटर। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता अगर बफर बन रहा है तो, इसलिए आप मान के चलिए कि आपने 1/4 न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हुआ, मान लो अगर ये 1 था, ठीक है, तो इसमें से 1/4 न्यूट्रलाइज हो गया, 1 था तो 1/4 न्यूट्रलाइज हो गया, और जब ये 1/4 न्यूट्रलाइज हुआ तो उस न्यूट्रलाइजेशन के रिजल्ट में 1/4 आपको सॉल्ट मिल गया। ठीक है, तो अगर आप इफेक्टिवली देखें तो आपके पास में 3/4 तो एसिड है और 1/4 सॉल्ट है। बफर का क्वेश्चन है, पीएच क्योंकि एसिडिक बफर है, pKa, Ka की वैल्यू यहां पर 10⁻⁻5 आपको दे रखी है, तो 5 प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज 1/4/3/4 दैट इज 1/3, सो ये होगा 5 - 0.48 दैट इज 4.52। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आपको मिलेगा दैट इज 4.52। क्या किया हमने, देखो न्यूट्रलाइज 1/4 का मतलब 25% न्यूट्रलाइज हो गया जितना भी था उसका। अब आप 0.1 का 25% निकालोगे तो भी फर्क नहीं पड़ना है, और 1 का निकालोगे तो भी फर्क नहीं पड़ना है। शर्त यह है कि ये बफर का कंडीशन बनेगा, जब तक 100% न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो जाता ये डेफिनेटली बफर का कंडीशन बनेगा। और बफर में जब आप रेशो लेते हो तो आप 0.1/4 लिखो चाहे 1/4 लिखो, 0.1/4 लिखोगे तो 0.3/4 लिखना पड़ेगा नीचे, ऊपर 1/4 लिखोगे तो नीचे 3/4 लिखना पड़ेगा, अल्टीमेटली रेशो 1/3 ही आने वाला है। क्लियर? 3/4 न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, वही इक्वेशन लिख दीजिए, CH3COOH प्लस NaOH gives you CH3COONA प्लस H2O। ठीक है, 1 में से 3/4 गया और ये 3/4 जाएगा तो ये 3/4 बनेगा, और इस 3/4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए अप्रोप्रिएट अमाउंट में NaOH लगेगा। तो NaOH इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, जितना आप लगाओगे उतना पूरा कंज्यूम हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन में। कितना रिक्वायर्ड, टाइट्रेशन करते हैं तो यही तो करते हैं, ब्यूरेट में से हम ड्रॉप करके NaOH डालते हैं और केवल तब तक ही डालते हैं जब तक वो 100% न्यूट्रलाइज नहीं हो जाए। तो NaOH हमेशा पूरा खत्म हो जाएगा, जो बचेगा वो एसिटिक एसिड बचेगा, जब तक कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इसका नहीं हो जाता तब तक बचेगा। जैसे आप कहोगे कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो एसिटिक एसिड भी खत्म हो जाएगा, जितने इक्विवेलेंट एसिटिक एसिड के हैं उतने ही NaOH के होंगे। ये 1/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। पीएच का फॉर्मूला लगाइए, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log 3/4/1/4 इज log 3 दैट इज 5.48। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन अगर अपन कर रहे हैं तो 3/4 न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एट द एंड पॉइंट। एट द एंड पॉइंट का मतलब होता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो एट द एंड पॉइंट अगर बोल दिया तो इसका मतलब हम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में देखो आप समझो क्या होगा, पहले तो आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। CH3COONA प्लस H2O। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, 100% न्यूट्रलाइजेशन पर हम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगता है, और वो कहता है कि अगर एसिटिक एसिड ने NaOH को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि इसके इक्विवेलेंट्स और इसके इक्विवेलेंट्स सेम होंगे। दिस इज द रूल। नाउ इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि इसका वॉल्यूम है मिलीलीटर, ठीक है, और इसका नॉर्मेलिटी है 0.1 नॉर्मल, क्योंकि एसिटिक एसिड में मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सेम होती है। तो इसके इक्विवेलेंट हमने ले लिए हैं। एसिटिक एसिड आपने क्योंकि नीचे बीकर में लिया हुआ है, उसका वॉल्यूम आपको पता होगा, तो आपको 0.1 तो नॉर्मेलिटी पता है एसिटिक एसिड की, ठीक है, और V वॉल्यूम है उस एसिटिक एसिड का, वो आपको पता है। अब आप समझना, NaOH का कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है 0.05 है। अगर ये दोनों को बराबर होना है तो आप अगर इक्विवेलेंट्स लगाओगे, रूल कहता है N1V1 जो कि एसिटिक एसिड का है इज इक्वल टू N2V2 होना चाहिए।
इस रूल के हिसाब से N1V1 है 0.1 इंटू वी और N2V2 में N2 है 0.05 इंटू V2 हमें निकालना है। अगर आप V2 यहां से निकालोगे तो वो 2V आएगा। ऑब्वियसली 2V रखोगे तभी ये दोनों इक्वल हो पाएंगे और इन दोनों का इक्वल होना इज द नेसेसरी कंडीशन एट एंड पॉइंट। एंड पॉइंट की नेसेसरी कंडीशन होती है कि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो 0.1V और 0.05 2V, यानी अगर आपने 1 लीटर एसिटिक एसिड लिया है तो इस NaOH का 2 लीटर लगेगा। अगर आपने इसका 10 ml लिया है तो इसका 20 ml लगेगा। अगर आपने इसका 5 ml लिया है तो इसका 10 ml लगेगा, यानी डबल ऑफ व्हाट यू हैव टेकन। एसिड जितना लिया है उसका डबल लगेगा। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम V प्लस 2V 3V हो गया। दोनों इक्वल हैं तो सोडियम एसीटेट कितना बनेगा? 0.1V बनेगा, क्योंकि ये भी 0.1V ही तो है। ये 0.1V रिएक्ट करेगा 0.1V के साथ। जब इक्वल अमाउंट में रिएक्ट करते हैं तो 0.1V बनता है। कॉन्सेंट्रेशन आप निकाल लीजिए CH3COONA की कॉन्सेंट्रेशन होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम इज 2V प्लस V, दैट इज 3V। तो ये हो गया 0.1/3। अब आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का लगाना पड़ेगा। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जब भी होता है, 100% न्यूट्रलाइजेशन जब भी होता है तो एसिड और बेस कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बनता है। सॉल्ट का फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है 7 प्लस हाफ pKa इज 5 प्लस लॉग हाफ लॉग C इज 1/30। इसको ऐसे रख देते हैं। 7 प्लस 2.5, इसको तो अपन डायरेक्टली 9.5 रख देते हैं, प्लस हाफ। इधर देखिए ये होगा log 1 माइनस log 30 को मैं 3 into 10 लिख सकता हूं। आपको बता रहा हूं सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। दिस इज 9.5 प्लस हाफ log 1 तो होता है 0, ठीक है ना। तो ये माइनस साइन आगे ले लेते हैं अपन। और log 3 की वैल्यू होती है 0.48 और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो 1.48 डिवाइडेड बाई 2 इज 0.74, ठीक है। 9.5 माइनस 0.78, सॉरी 1.48 है, हाँ, तो 0.74 हो जाएगा, ठीक है ना। वो 0.74, 9.5 और 0.74 का डिफरेंस लोगे तो ये आपको देगा 8.76। दिस इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन। 11वां क्वेश्चन जो है वो इस पैटर्न का क्वेश्चन है जो आपके लिए असाइनमेंट रहेगा। एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट को मिलाया, एक बफर बना हुआ है, उसमें आप बेस डाल रहे हो NaOH। तो जब आप बेस डालते हो तो वो किस कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करता है? मैंने आपको बोला था एसिड के साथ। तो एसिड और NaOH रिएक्ट करके सोडियम एसीटेट बनाएंगे। वहां से आप दोनों की नई कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे और फिर pH निकालेंगे। देखो एक चीज और, इस पैटर्न के क्वेश्चंस में कई बार आपको यह भी पूछा जाता है कि pH में कितना बदलाव आया, ठीक है। तो देखो यहां पर दोनों 0.1 है। तो इनिशियली अगर अपन बात करें, अगर मैं आपको ये बफर दूं और बोलूं pH निकालो, तो POH इज इक्वल टू pKb प्लस log सॉल्ट बाय बेस। सॉल्ट और बेस की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो log 1 0 हो गया। तो POH pKb के बराबर होगा। POH विल बी इक्वल टू 5, तो pH विल बी इक्वल टू 9। pH की वैल्यू यहां पर अगर अपन देखें तो 9 आएगी, लेकिन जब आपने HCl डाला तो pH स्लाइटली डिक्रीज हो गया। बिकॉज ज्यादा डिक्रीज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि HCl के होने से वैसे तो डिक्रीज ज्यादा का होना चाहिए था, लेकिन वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बफर ने उसके pH के चेंज को रेजिस्ट किया। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं व्हाट विल बी द चेंज इन pH आफ्टर एडिशन ऑफ HCl। तो 9 ओरिजिनल pH आएगा। इस क्वेश्चन को मैं बोलूं कि इसका pH निकालो तो 0.1 दोनों सेम है तो POH विल बी इक्वल टू pKb, और वहां से जब आप pH निकालोगे तो 9 आएगा। 9 और 8.82 का डिफरेंस होता है 0.18, और यही डिफरेंस इन pH इस सॉल्यूशन का रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फॉर अ बेसिक बफर सॉल्यूशन, देखो इधर ध्यान देना, फॉर अ बेसिक बफर सॉल्यूशन pKb दिया हुआ है, आपको pH की रेंज पूछी है। अब ध्यान देना क्योंकि ये बेसिक बफर है तो फॉर्मूला होगा POH इज इक्वल टू pKb प्लस माइनस 1। सो POH की रेंज आपको मिलेगी, ध्यान रखना, पहले pH की रेंज नहीं मिलेगी। pKb इज 5.2 प्लस माइनस 1, यानी कि 5.2 माइनस 1 इज 4.2 से लेकर 6.2, ये POH की रेंज है। अब आपको pH की रेंज चाहिए तो दोनों में से 14 माइनस कर दीजिए, 7.8 टू 9.8, ये आपके
इस क्वेश्चन के अंदर पीएच की रेंज आपको मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बेसिक बफर दिया है तो आपको रेंज पीएच की पीओएच की मिलेगी, पीएच की नहीं मिलेगी। तो पहले आपको पीओएच की रेंज निकालना पड़ेगा और फिर उस रेंज के दोनों वैल्यूज को 14 में से माइनस करना पड़ेगा टू गेट द एक्चुअल पीएच रेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फॉर मैक्सिमम बफर एक्शन पीएच इज 9। अब आप समझना, पीएच 9 है तो ये बात क्लियर हो गई कि ये बेसिक बफर है, क्योंकि पीएच 7 से ज्यादा मतलब बेसिक होता है। यही हम मिस्टेक करेंगे इस क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन आपको कराया है। तो पीएच 9 है, लेकिन क्योंकि ये बेसिक बफर है तो मैक्सिमम बफरिंग के लिए फॉर्मूला होता है पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी। पीओएच की वैल्यू है 5, तो यहां से हमारे पास में पीकेबी की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट वैल्यू विल बी 5। ये जो वैल्यू है इसका यूज हम अगले एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। फाइंड पीएच व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इंक्रीज्ड 10 टाइम्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी, पीकेबी इज 5, ठीक है, प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इंक्रीज 10 टाइम्स, तो सॉल्ट को 10 ले लीजिए और इसको 1 ले लीजिए। तो पीओएच की वैल्यू जो यहां पर आपको मिलेगी वो होगी 6। ठीक है, लेकिन आपको यहां पर वैल्यू जो पूछी है वो पीएच की पूछी है, तो पीएच की वैल्यू हो जाएगी 8। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें यहां से बेसिक बफर का फॉर्मूला है तो पीकेबी मिला, फॉर्मूला लग गया पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। सॉल्ट बाय बेस की वैल्यू 10/1 है, तो पीओएच की वैल्यू हो जाएगी 6। अगर आप इस क्वेश्चन को एसिडिक बफर से करोगे तो पीएच की वैल्यू 6 आएगी, ध्यान रखना, एंड दैट विल बी रॉन्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। फॉर एन एसिड इंडिकेटर केआई दे रखा है, केआई मतलब जो भी इंडिकेटर है उसका के कांस्टेंट। फाइंड द पीएच ऑफ इंडिकेटर व्हेन द कलर चेंज जस्ट स्टार्ट्स। कलर चेंज जस्ट स्टार्ट्स की कंडीशन होती है इंडिकेटर के लिए पीएच इज इक्वल टू पीकेआई। तो आपको पीकेआई निकालना है, मतलब उसका माइनस लॉग लेना है। सो माइनस लॉग 3 into 10 power minus 5 is minus log ki and this will be your pki। ठीक है, और pki की वैल्यू होगी 5 माइनस log 3, log 3 0.48 होता है, ये हो जाएगा 4.52। ठीक है, इस तरह से आपको pH ये कंडीशन मैंने आपको लिखाई थी कि कलर चेंज जस्ट स्टार्ट्स अगर इंडिकेटर के अंदर हो रहा हो तो उस वक्त का pH कैसे निकालते हैं, तो उस वक्त का pH निकालने के लिए pH इज इक्वल टू पीके इंडिकेटर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 0.2 मोल ऑफ HCl when added to 500 ml of an acidic buffer changes the pH from 4.9 to 4.5. Find the buffer capacity. Now buffer capacity phi का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस एडेड पर लीटर डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। यहां पर हमारे पास में नंबर ऑफ H प्लस पर लीटर है डिवाइडेड बाय डेल्टा पीएच यानी कि चेंज इन पीएच। पर लीटर में कितने H प्लस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस पर लीटर। 0.2 मोल इज प्रेजेंट इन 500 ml, so 0.4 मोल प्रेजेंट पर लीटर डिवाइडेड बाय 0.4, so this is equal to 1। so बफर कैपेसिटी की वैल्यू यहां पर 1 हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस एडेड पर लीटर। तो 0.2 मोल ऑफ HCl is added to 500 ml, so 0.4 मोल पर लीटर आर प्रेजेंट। तो 0.4 मोल डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच इज 4.9 माइनस 4.5, दैट इज 0.4। आंसर हो गया 1। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे यहां पर। कैलकुलेट द पीएच एट विच एन एसिड इंडिकेटर विद Ka 10 पावर माइनस 5 चेंजेस कलर। तो कलर चेंज का तो सिंपल सा कंसेप्ट होता है पीएच इज इक्वल टू पीके इंडिकेटर होना चाहिए। ये के इंडिकेटर ही है, एसिड बोलो, ये मैंने आपको बोला था इंडिकेटर्स आर आइदर वीक एसिड्स और वीक बेसिस। यहां पर आपको एसिडिक इंडिकेटर दिया है तो पीकेआई, केआई की वैल्यू अगर 10 पावर माइनस 5 है तो पीकेआई की वैल्यू हो जाएगी 5। अब आप इस इंडिकेटर को फिनोफ्थेलिन मानकर करिए, एसिड इंडिकेटर है, कुछ भी मान सकते हो आप। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि फिनोफ्थेलिन हमने पढ़ा है। फिनोफ्थेलिन जब आयनाइज होता है तो ये आपको H प्लस देता है और यहां पर आपको पीएच माइनस देता है। अब वो कह रहा है when the color concentration is 10 power minus 3 molar, also find pH when colored ion is 80% present। यानी टोटल में आयनाइज होने के बाद pH माइनस 80% हो और ये 20% हो। कॉन्सेंट्रेशन आपको, हालांकि कॉन्सेंट्रेशन की यहाँ आपको कोई जरूरत नहीं क्योंकि रेशो लेना है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 10 पावर माइनस 3 है, ये 0 है, ये 0 है। ठीक है,
10⁻³ का 80% यानी कि 0.8 इंटू 10⁻³ चला जाएगा, तो यहां पर बनेगा 0.8 इंटू 10⁻³। आपके पास में जो बचेगा वो है 0.2 इंटू 10⁻³ और ये है 0.8 इंटू 10⁻³। ठीक है, अब आपको बोला है कि उस वक्त का पीएच बताइए, तो पीएच इज इक्वल टू पीके इंडिकेटर प्लस लॉग, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयन दैट इज 0.8 इंटू 10⁻, हमने पढ़ा था आयनाइज्ड बाय अनआयनाइज्ड होता है, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 0.2 इंटू 10⁻³ ये कैसे किया समझ आया? 80% ये बनाना है तो ऑब्वियसली 80% ये जाएगा, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया log 4 0.6 होता ही है, हम जानते हैं, तो पीएच की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 5.6। तो यहाँ पर हमारा बफर का सेक्शन खत्म हो जाता है। क्लियर? अब हमारे इस चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और बचा है और वो टॉपिक है एसिड्स और बेसिस की थियरीज। कौन कौन सी थियरीज के बेसिस पर हम एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू दैट। ओके, चलिए बच्चों, इस चैप्टर से एक लास्ट टॉपिक और, एसिड्स और बेसिस कैसे आइडेंटिफाई होते हैं। इसके लिए 3 थियरीज दी गई हैं, इन्हीं थियरीज के बारे में आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये थियरीज एसिड्स और बेसिस के लिए क्या कहती हैं। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थियरी, दैट इज द अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। नाउ अर्हीनियस कॉन्सेप्ट कहता है कि ऐसी कोई भी चीज जो सॉल्यूशन में H+ दे सके वो एसिड है, और ऐसी कोई भी चीज जो सॉल्यूशन में OH- दे सके वो बेस है। जैसे हमारे बहुत फेमस एसिड्स HCl, H2SO4, H3PO4, H3PO3, CH3COOH, ठीक है, H2S एक्सेट्रा, जिनके अंदर से भी H+ निकल सकता हो उन्हें हम एसिड कहते हैं। बेस फर्स्ट ग्रुप के, सेकेंड ग्रुप के और आगे फर्दर टेबल में जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, जिनके अंदर से भी OH निकल सकता हो वो बेस है। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, वाटर को यहां पर न्यूट्रल कंसेप्ट, न्यूट्रल मानते हैं अकॉर्डिंग टू द अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, वाटर इज न्यूट्रल, ठीक है, लेकिन बाकी दोनों कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से वाटर न्यूट्रल नहीं है। इट एक्सप्लेन्स एसिड्स एंड बेसिस ओनली इन वाटर, केवल वाटर में एसिड और बेस को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी पानी में घुलने पर क्या हो रहा है ये बेसिकली हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर समझते हैं। एक छोटा सा मॉडिफिकेशन अर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में किया गया था, इसे अगर अपन देखें तो एसिड क्या है, हो सकता है उसमें इनिशियली H+ या OH- ना हो, लेकिन किसी चीज को पानी में घोलने से यदि सॉल्यूशन में H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो वो एसिड है। एनीथिंग विच इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ आयंस इन वाटर इज एसिड। एनीथिंग विच इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयंस इन वाटर इज अ बेस। यानी ऐसी चीजें जिनमें ओरिजिनली आपको H+ या OH नहीं दिखेंगे, तो आप क्या करोगे, मॉडिफाइड अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप उसे पानी में घोलोगे, और पानी में घुलने पर यदि वो पर्टिकुलर कंपाउंड पानी में H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दे तो वो एसिड है, और OH- को बढ़ा दे तो वो बेस है। फॉर एग्जांपल SO2, SO3, CO2, अब आप इनको पानी में मिलाइए, जब आप H2O के अंदर SO3 को मिलाते हो तो ये आपको देता है H2SO4, ऑब्वियसली ये एक एसिड है, और ये एसिड H+ आयन दे सकता है, इसलिए आप कह सकते हो कि SO2 अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड अर्हीनियस कंसेप्ट एक एसिड है, SO3 एसिड है, CO2 भी एसिड है, क्योंकि ये सभी पानी में घुलने पर H+ देते हैं। अब यहां पर अगर अपन बात करें तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा पानी में घुलने पर, तो इसलिए आप ऐसा कह सकते हो कि ये बेसिस हैं और ये पानी में घुलने पर NaOH और COH होल ट्वाइस बना सकते हैं। तो मॉडिफाइड अर्हीनियस कंसेप्ट के हिसाब से सोडियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड भी बेस हैं। ठीक है, अगला आता है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके मिल जाएंगे। अर्हीनियस थियरी इज वेरी इजी,
ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑल्सो नोन एज प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये केवल प्रोटॉन पे काम करता है। देखो यहां पर हाइड्रोक्सिल आयंस भी हैं, प्रोटॉन्स या हाइड्रोनियम आयंस नहीं है। H+ इसमें है, इसमें H+ और OH दोनों है, यहां पर OH- नहीं है, यानी ये केवल प्रोटॉन के बेसिस पर काम करता है। इट इज बेस्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन आया कि प्रोटॉन गया, किसी चीज के पास प्रोटॉन आया तो वो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया, एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेसिस। किसी चीज के पास से प्रोटॉन गया तो वो प्रोटॉन डोनर हो गया, एंड प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड्स। ठीक है, एप्लीकेबल इन एनी सॉल्वेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी लिमिटेशन क्या थी? इसकी लिमिटेशन थी कि ये केवल पानी में काम करता है, एक्सप्लेन्स एसिड्स एंड बेसेस ओनली इन वाटर। लेकिन यहां पर एक ब्रॉड आइडिया लगता है एसिड और बेस का, और सॉल्वेंट क्या है उसके बेसिस पर आप यहां पर डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, वाटर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक है। देखो एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? समथिंग विच कैन बिहेव एज एसिड और बेस बोथ। जो एसिड या बेस दोनों की तरह काम कर सके वो एम्फोटेरिक। एम्फीबियन पढ़ा है आपने बायो में। एम्फीबियन क्या होता है? विच कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर। तो एम्फी का मतलब होता है दोनों। प्रोटिक, एम्फीप्रोटिक का मतलब प्रोटॉन देने वाला भी है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला भी है। देखो H2O हम जानते हैं आराम से H+ देता है, और H2O अगर H+ हम इसको दें तो ये एक्सेप्ट करके H3O+ भी बना सकता है। तो इस कंडीशन में ये प्रोटॉन डोनर है और यहां पर प्रोटॉन एक्सेप्टर है। समथिंग विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन एज वेल एज डोनेट प्रोटॉन इज एम्फीप्रोटिक, इसलिए पानी को एम्फीप्रोटिक कहा जाता है। नाउ यहां पर आपको आइडेंटिफाई करने को बोला जाता है कि इनमें से कौन सा एसिड है कौन सा बेस। तो ऑब्वियसली जो H+ दे रहा है वो एसिड हो जाएगा, और जो H+ एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको एक बात और पूछी जाती है, इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेप्ट आता है। एक और चीज यहां पे आती है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। आप जानते हो जब अपन सॉल्ट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बोला था एक H+ के डिफरेंस पर जो काम करे या एक OH- के डिफरेंस पे जो काम करे उसे हम कहते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर किसको कहते हैं? जैसे देखो सबसे पहला रूल, स्ट्रॉन्ग है कि वीक, एसिड है कि बेस, कैसे डिसाइड करेंगे? एसिड और बेस का डिसीजन तो बहुत आसान है, जो प्रोटॉन दे रहा है वो एसिड और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस। इट इज वेरी सिंपल। लेकिन यहां पर अगर अपन बात करें HCl plus H2O gives you H3O plus Cl। सबसे पहले देखो पानी में है, रूल नंबर 1, पानी में जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल पानी के साथ मैंने HCl लिया, अब मैं आपसे पूछूं HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है? पहली बात, ये अपना H+ इसे देगा तो ये H3O+ बन जाएगा और यहां से Cl- फ्री हो जाएगा। तो H+ देने वाला एसिड और इस H+ को एक्सेप्ट करने वाला बेस। अब स्ट्रॉन्ग क्यों? तो सिंपल रूल है, पानी में जो जैसा होता है वैसा ही बिहेव करता है। HCl हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पानी में ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। दूसरा रूल, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो बहुत तेजी से H+ देगा, तो सामने H+ लेने वाला भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत तेजी से H+ लेना चाहिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अब एक पेयर किसी भी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से किसी भी रिएक्शन का एक पेयर, एरो के लेफ्ट साइड वाला पेयर या एरो के राइट साइड वाला पेयर, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे या दोनों वीक। दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तभी जो स्ट्रॉन्गली देगा, ठीक है, उसके H+ को स्ट्रॉन्गली एक्सेप्ट किया जाएगा, और वीक होगा तो वीकली एक्सेप्ट और डोनेट करेगा। दिस इज वेरी सिंपल। तो स्ट्रॉन्ग HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वाटर हैज टू बी अ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी पेयर इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। अब देखो ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ये है वीक कॉन्जुगेट एसिड, किसका? H2O का। H2O स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट वीक होता है, बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड, ये है वीक कॉन्जुगेट एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, तो ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो वीक कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। एक H+ के डिफरेंस पे होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर।
अब यहां पर देखो, पानी में जो जैसा वो वैसा रहेगा, वाटर में एसिटिक एसिड, हम जानते हैं एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, ये अपना H प्लस वाटर को देगा, क्योंकि एसिटिक एसिड एक प्रोटॉन डोनर की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ये एसिड है। लेकिन ये वीक है क्योंकि पानी में इसका नेचर वीक ही होता है। तो वीक एसिड, अगर ये वीक है तो वाटर को भी वीक होना पड़ेगा, वीक बेस। सो ये वीक एसिड है तो इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा एसिटेट आयन, अगर ये वीक बेस है तो उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा H3O+। तो उधर वाले दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए, इधर वाले दोनों वीक हो गए। इफ वन एसिड एंड वन बेस रिएक्ट, सिंपल रूल है, अगर एक एसिड और एक बेस को रिएक्ट कराओगे, अब ध्यान देना पानी वाला कॉन्सेप्ट अलग है, पानी हो तो जो जैसा वो वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर पानी नहीं है, जैसे हमने यहां पर पढ़ा एप्लीकेबल इन एनी सॉल्वेंट, तो इफ इट इज नॉट वाटर एंड एनीथिंग एल्स, मान लो एक एसिड और एक बेस रिएक्ट कर रहा है, तो एसिड बेस रिएक्शन में हमेशा एसिड और बेस को स्ट्रॉन्ग ही मानेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज वीक और स्ट्रॉन्ग इन वाटर। पानी में वो कैसा है इससे मतलब नहीं है, अगर एसिड और बेस की रिएक्शन करा रहे और पानी इन्वॉल्व नहीं है तो दोनों एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग होंगे। HCl और अमोनिया, वैसे तो अमोनिया एक वीक बेस होता है पानी में देखें तो, लेकिन यहां पर HCl के साथ है अमोनिया, तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई, और एसिड बेस रिएक्शन में दोनों स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो दोनों ही वीक क्यों ना हो। जैसे मैं एसिटिक एसिड अमोनिया ले लेता तो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता और अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस होता, और ऑब्वियसली इनके कॉन्जुगेट्स उस साइड होते हैं जो वीक होंगे। तो एसिड बेस रिएक्शन में दोनों एसिड और बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग होंगे, और दूसरी साइड एरो के जो होंगे वो कॉन्जुगेट्स होंगे जो वीक होंगे। लेकिन कभी कभी ब्रॉन्स्टेड थियरी में दो एसिड की रिएक्शन भी दिखाई जाती है, जैसे ये तो वही हो गया एसिटिक एसिड और अमोनिया का केस है, तो एसिटिक एसिड अपना H+ इसको दे रहा है, ये दे रहा है इसलिए एसिड, ये एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए बेस, दोनों एसिड बेस कॉम्बिनेशन है इसलिए दोनों स्ट्रॉन्ग, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे दोनों स्ट्रॉन्ग ही माने जाएंगे। तीसरा, अगर दो एसिड रिएक्ट करें तो क्या, दो एसिड में से जो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है वो हमेशा डोनर की तरह बिहेव करता है, और जो वीकर एसिड होता है वो एक्सेप्टर की तरह। लेकिन सिंपल सा रूल समझ लो, दो एसिड हैं तो दोनों की टेंडेंसी डोनेट करने की है, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किसी की नहीं है। इसलिए आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम यहां पर H+ डोनेट कर रहे हैं तो एसिड तो ये है और ये बेस है, लेकिन ना तो जो एसिड डोनेट कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग होगा और ना एक्सेप्ट करने वाला स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग तभी कहलाएगा जब ये डोनेट स्ट्रॉन्गली करेगा, और डोनेट स्ट्रॉन्गली कोई एसिड तभी कर पाएगा जब सामने एक्सेप्ट करने वाला भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए दोनों ही वीक हो जाएंगे। तो व्हेन टू एसिड्स और टू बेसेस रिएक्ट, ठीक है, बोथ ऑफ देम विल बी वीक, चाहे वो ओरिजिनली स्ट्रॉन्ग होते हैं या वीक, फर्क नहीं पड़ता, पानी में वो क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो HCl और एसिटिक एसिड की रिएक्शन से Cl- और CH3COOH2+ होता है। उसके बाद में आता है लुईस कंसेप्ट, एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले, और बेस लोन पेयर डोनर होते हैं। एसिड की बात करें तो कुछ केसेस में एसिड होते हैं सेंट्रल एटम विद इनकम, ये सब चीजें आप हालांकि बॉन्डिंग में पढ़ते हो, लुईस कंसेप्ट को बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में आपने पढ़ा है, फटाफट से देख लेते हैं। सेंट्रल एटम में इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बोरॉन और एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स, यूजुअली सेंट्रल एटम जो होता है बोरॉन, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए खाली जगह वहां पर प्रेजेंट है। सेंट्रल एटम विद वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो सेंट्रल एटम के अंदर, जैसे सल्फर p ब्लॉक है तो 3s 3p तो भरे हुए होते हैं लेकिन 3d खाली होता है, तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए आपको इसमें एक्सपांडेड ऑक्टेट भी देखने को मिलता है। तो ये जनरली p ब्लॉक के ऐसे कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर डी ऑर्बिटल खाली होता है, उसके कंपाउंड्स भी एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला एसिड और लोन पेयर को डोनेट करने वाला बेस। सेंट्रल एटम विद वेकेंट डी ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल्स विद मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन द एटम, CO2 में C डबल बॉन्ड O, SO2 में S डबल बॉन्ड O, SO3 में भी इसी तरह से तीनों डबल बॉन्ड होते हैं, तो वहां पर एक्सेप्टेंस की टेंडेंसी जो है वो लोन पेयर को बढ़ जाती है। तो इस वजह से आप इन्हें लुईस एसिड्स के अंदर लाते हैं। बेसेस कौन होते हैं? लोन पेयर डोनर, या तो एक लोन पेयर डोनर हो या फिर किसी भी तरह का एनायन का मतलब इट हैज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इट विल हैव अ कैपेबिलिटी टू डोनेट। फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमाइंस, वाटर, ऑक्साइड आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन,
तो ये सारे जो आयंस आप यहां पर देख रहे हैं, ये देखो यहां पर लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, ऑक्साइड, सल्फेट और कार्बोनेट आयन में चार्ज नेगेटिव है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और उस वजह से आप ऐसा कह सकते हो कि इनके अंदर इस तरह से लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी बन जाती है, हेंस दे आर लुईस बेसिस। हालांकि लुईस के कॉन्सेप्ट को आप डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत जगह पर ये चीज काम भी आती है, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट आपका एसिड बेस कॉन्सेप्ट, पूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन, खास तौर पे आपको बता दूं, मेनली ब्रॉन्स्टेड लॉरी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं उन कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहां पर आपका आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर खत्म हो जाता है। ओके।